शुक्र मृत्युंजय, कुछ देर में बाजार खुलेगा और उससे पहले हम जानकारों की राय ले रहे हैं। अब मेरे सहयोगी मिहिर भी इस खास कवरेज में जुड़ चुके हैं मुंबई से। मिहिर नमस्कार, दीपावली की आपको शुभकामनाएं और हम जानकारों की राय जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो खास मेहमान मेरे सहयोगी मिहिर के साथ है। मिहिर, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र, मेरे साथ है यहाँ पर श्री देवेंद्र चौकसी और श्री संजय सिन्हा हैं इस समय। आप दोनों को शुभकामनाएं दीपावली की हमारी पूरी टीम की तरफ से। और संजय, मैं आपसे शुरू करता हूँ। पिछली मोरो ट्रेडिंग पर जब आपसे बात हुई थी तो थोड़ी अनसर्टेनिटी का माहौल था और थोड़ा डर भी लग रहा था, लोगों को पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस बार की दिवाली वाकई पिछली दिवाली के मुकाबले काफ़ी बेहतर साबित हो रही है। क्या अगली दिवाली इस दिवाली से बेहतर साबित होगी? इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है मिहिर। मैं महसूस करता हूँ कि जो काले बादल छाए हुए थे बाज़ार पे पिछली दिवाली में, वो काफ़ी हद तक छट गए हैं। इसलिए ये काफ़ी संभव है कि अगली दिवाली तक बाज़ार में एक अच्छा खासा जो मोमेंटम बना हुआ है वो बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूँ कि इक्विटी मार्केट जो है वो हर समय कुछ ना कुछ उस पर अनसर्टेनिटी का फैक्टर लगा रहता है। आज हम जब देख रहे हैं अपने बाज़ार में, तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जितनी हमारी लोकल फैक्टर्स के कारण हमारे मन में हर्षोल्लास है, उतनी ग्लोबल फैक्टर्स को लेके हम उत्साहित नहीं हैं। सो ये संभावित है कि अभी से लेके अगले दिवाली के बीच में ग्लोबल फैक्टर्स के कारण हमारे बाज़ार पर एक फेज़ पड़ सकता है जिसका नेगेटिव असर हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि वो एक अवसर प्रदान करेगी कि जो लोग बाज़ार से बाहर रह गए हैं उनको अंदर आने की। और मेरे ख्याल से जो अंग्रेजी में एक शब्द का जो प्रयोग करते हैं क्लींजिंग, तो बाजार को बहुत क्लींस कर देगा वो करेक्शन अगर होता है। और उसके बाद की जो रैली बनेगी ना, वो मदर ऑफ ऑल बुल रन्स वाली जो रैली है वो होगी। जी हाँ, इनफैक्ट आज हम राकेश झुंझुनवाला से भी बात कर रहे थे और मोरो ट्रेडिंग की शुरुआत से पहले उन्होंने भी यही कहा दैट द मदर ऑफ ऑल बुल रन हैज़ नाउ 100% स्टार्टेड। देवेन, अब क्या करना चाहिए? आपकी पिक्स क्या होंगी जहाँ पर इस समय अच्छा एंट्री पॉइंट आपको दिख रहा है, बीट सेक्टोरल और कंपनी स्पेसिफिक? मिहिर, मैं एक समझ रहा हूँ कि आई थिंक मार्केट एक स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ निकल चुका है बाहर। तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे जो सिक्लिकल्स है उसके अंदर एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन के तरीके से भी देखें और जो आगे का सिनारियो देख रहे हैं बिजनेस के अंदर उसके तरीके से भी देखें तो सिक्लिकल्स के अंदर एक मेरे ख्याल से आई थिंक एक लंबी तेजी का एक माहौल बनता है। तो करंटली आई थिंक क्रूड ऑयल के जो दाम घट रहे हैं उसके साथ में एनर्जी की कॉस्ट घट रही है। I think if the crude oil fall is getting arrested, then probably I think it would be the starting of the trend for most of the commodity stocks. तो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है कि whenever I think the fall in the crude oil gets arrested, I think the commodity का जो तेजी है वो उसके साथ में चालू होना शुरू हो जाएगा। At the same time इंडिया के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो हिसाब से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज के जिसके पास अच्छी क्षमता है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, तो वो कंपनीज के लिए अच्छा एक माहौल बनता है। पर्टिकुलरली दोज हु आर इन दी एसेट क्लास, जो उसके पास पोर्ट है, पावर एसेट्स है, उन लोग के लिए आई थिंक एक समय अच्छा बनता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, विद द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो विच इज़ वेरी मच लाइकली नाउ, मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग शुड प्रॉब्ली लीड द चार्ज नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वैल्यूएशन की तरफ से भी देखें और पोटेंशियल की तरफ से भी देखें तो पूरा माहौल के अंदर ये सब स्टॉक्स आई थिंक आगे जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की क्षमता रखते हैं। राइट, वीरेंद्र जी, शुक्रिया मिहिर। इनफैक्ट संजय, अभी भी मैंने आपको सुना और आपने कहा कि मदर ऑफ बुल रन की आपने बात अभी भी कही। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बुल रन में पार्टिसिपेशन कहाँ से आएगा? कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। पहला थीम तो होगा डोमेस्टिक कंजम्पशन का, जिसका कि एक ट्रेलर के रूप में हमने देखा है कि किस तरह से ऑटो के स्टॉक्स ने रैली किया है, किस तरह से ऑटो की इंडेक्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी एक मैं कहूँगा मुखड़ा है ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। तो वो एक बड़ा थीम है जो कि पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बड़ी थीम जो है जो पार्टिसिपेट करेगी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आप पिछले दिवाली से इस दिवाली को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है वो रहा कैपिटल गुड्स का। लेकिन जो नई सरकार बनी 16 मई को, उसके बाद का जो पीरियड रहा उसमें इनिशियल फेज में इस सेक्टर के स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन फिर बाद में वो सब उनकी रैली सबसाइड कर गई। मैं महसूस करता हूं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रैली है वो अभी सेकंड थीम होगी जो पार्टिसिपेट करेगी। और तीसरी बड़ी थीम जो है वो रहेगी दी सो कॉल्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरी, जिसमें कि फार्मा और आईटी जुड़े रहेंगे।
तो ये तीन, डोमेस्टिक कंजम्पशन, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर और दी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरी, ये तीन थीमेटिक स्टोरी हैं जो कि हमारे ख्याल से अगले 1 साल में प्ले आउट करेंगे। जी देवेंद्र, नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। दिल्ली स्टूडियो से वीरेंद्र बोल रहा हूं। देवेंद्र, अर्निंग सीजन को देखकर आपको क्या लगता है? अब तक का जितना भी हमने अर्निंग सीजन देखा, उसको देखते हुए लगता क्या है? अभी डाउन द लाइन अगर 6 महीने बाद रेट कट हो गए तो क्या वाकई बहुत बेहतरीन माहौल तैयार हो रहा है? आपको भी दिवाली की खूब खूब शुभकामना है और सभी दर्शक मित्रों को भी दिवाली की शुभकामना है। मैं जरूर मानता हूं कि अर्निंग सीजन को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं और देते रहेंगे, बट इतना एक सेम टाइम एक चीज़ के ऊपर मैं ध्यान ज़्यादा देना चाहूँगा कि अर्निंग का जो ग्रोथ है वो आगे के समय के अंदर काफ़ी हद तक आई थिंक श्योरिटी के साथ आएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग अर्निंग का जो हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक आई थिंक जीडीपी का जो परसेंटेज है वो करीबन 5.5% के आसपास जीडीपी का ग्रोथ है। जैसे जीडीपी बढ़ना शुरू होता है तो मेरे ख्याल से अर्निंग ग्रोथ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हिसाब से थोड़े रिफॉर्म लिए गए हैं पर्टिकुलरली इन द लार्ज सेक्टर्स लाइक आई थिंक ऑयल एंड गैस, उसके अंदर अर्निंग का ग्रोथ एक आगे के समय के अंदर बढ़ के आ सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई थिंक मेनी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज विच आर राइट नाउ सबड्यूड, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बेटर अमाउंट ऑफ अर्निंग ग्रोथ अलॉन्ग विद द बैंकिंग स्पेस। सो ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अर्निंग का ग्रोथ आगे के समय के अंदर काफ़ी हद तक सुरक्षित हो सकता है, काफ़ी हद तक अच्छी तरह से आ सकता है। पर डेफिनेटली आई थिंक वी विल नॉट से कि वी विल नॉट लुक इनटू द पास्ट, but certainly I think we look at future with more optimism than before. जी चलिए, हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आर वेंकट हैं, इंडिया इन्फो लाइन के वाइस चेयरमैन एंड एमडी। वेंकट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम आवर एंटायर टीम। इस समय आपका व्यू क्या है मार्केट में? ठीक है, थोड़े बहुत हेडविंड्स हमने एक आध हफ्ते पहले देखे थे मार्केट में, बट वंस अगेन इट सीम्स कि काफ़ी फर्म बॉटम मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, यू नो विच कुड बी अराउंड 75-7600। जिस तरह की अर्निंग्स अब तक आई है, आपका व्यू क्या है, एडवाइस क्या है? सबसे पहले धन्यवाद और इंडिया इन्फो लाइन की तरफ से आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। हमें ऐसा लगता है कि अभी जो मार्केट है उसमें अभी तेजी का माहौल बन गया है और हम लोग इस मार्केट पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और जैसे आपने कहा 7400-7500 निफ्टी के लेवल पे एक मोरलेस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अब तक के जो अगर अर्निंग्स नंबर्स आप देखेंगे तो नंबर्स आई वुड से नंबर्स आर काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे सब जो इकोनॉमी के जो ड्राइवर्स हैं वो धीरे धीरे वो सब सेक्टर अच्छा करने लगे। जैसे ऑटोमोबाइल नंबर्स आर इम्प्रूविंग, बैंक इंटरेस्ट रेट्स अभी लग रहा है कि और आगे नहीं बढ़ेगा और हो सकता है कि अगले 6 से 12 महीने में इंटरेस्ट रेट्स नीचे होने लगेंगे। और इकोनॉमी में जनरल एक्टिविटी आता तो एनपीएस कंट्रोल में आ जाएंगे। ऑयल एंड गैस में आई थिंक लास्ट वीक में जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टेटमेंट जो आया है और मोदी सरकार से जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही आई वुड से बहुत ही गुड स्टेप्स है। क्योंकि डीजल डीरेगुलेशन हो गया, गैस का प्राइसेस बढ़ गया, कोल का काफ़ी प्रॉब्लम था जो इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, कोल ब्लॉकेजेस में भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई है। तो मुझे कुल लगता है कि मैं आपके निवेशकों को कहना चाहता हूँ कि आप ये जो बाजार है, शेयर बाजार है, उसको 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए मत देखें। पर अगर आप अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस माहौल में आई वुड से द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इंडियन स्टॉक मार्केट। ओके, चलिए, भारतीय बाजार निवेश का सबसे बेहतरीन विकल्प है। प्री ओपन में आप देखें मार्केट्स निफ्टी 257 अंक नीचे है और करीब सेंसेक्स 107 अंक ऊपर। अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए करीब 41 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ है। एनएमडीसी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा मैच्योर होने दीजिए इंडिकेटिव एक्शन को, फिर एग्जैक्टली अगर आप देखें फीलिंग आएगी। मैं संजय आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से बीते 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में चीजें काफी बदली हैं, 2 राज्यों के चुनाव और डीजल डिकंट्रोल और गैस प्राइस हाइक, ये इसको देखते हुए रिफॉर्म्स की कड़ी जो है वो छिड़ चुकी है एक बार फिर से। ऑयल गैस पर पहला टेक आपका क्या है? निवेश का ये विकल्प बहुत समय पहले से नहीं रहा है, ये नया निवेश का विकल्प है इंस्टीट्यूशंस के सामने भी और रिटेलर्स के सामने भी। इस पर आपकी अप्रोच? देखिए, मेरा मानना है कि जो एनडीए सरकार की पॉलिसी रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर के प्रति, वो शुरू से ही बहुत ही प्रोग्रेसिव रही है। आपको याद होगा कि 2003 में एनडीए सरकार ने ही एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म को डिसमेंटल किया था और उसके बाद जो रैली हुई थी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में वो काफ़ी स्ट्रांग थी।
मेरे ख्याल से जो अभी जो एनडीए सरकार है वो ऑफ कोर्स स्टेट इलेक्शंस के वर्डिक्ट के लिए वेट कर रही थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कदम उठाने शुरू किए हैं, हो सकता है गैस प्राइस जितना अपेक्षा किया जा रहा था कि वो उसकी प्राइसिंग $8.2 बढ़ा दी जाएगी, उन्होंने उतना शायद नहीं किया है, लेकिन कम से कम पहला कदम तो उठाया है। तो मैं समझता हूं कि ये साथ ही साथ ओएनजीसी की जो डिसइन्वेस्टमेंट और भी जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं उनमें सरकारी जो होल्डिंग है उसको कम करना और ओवरऑल इस सेक्टर में एक ऐसा पॉलिसी क्रिएट करना जिससे कि निवेश करने के लिए सेक्टर के पार्टिसिपेंट तैयार होंगे, ये इस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और एज अ थीमेटिक प्ले बहुत अच्छा रहेगा। जी, इस बीच रजत के बोस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दीपावली के अवसर पर। लेकिन सवाल ये है कि निफ्टी को लेकर आपकी सोच यहाँ क्या कहती है? टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो क्या जो मोमेंटम हमने बीते कुछ सेशन से बनता हुआ देखा है वो भी और एक्सटेंड करेगा? अगर हाँ, तो निफ्टी को लेकर आपके टारगेट्स फिलहाल क्या हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि निफ्टी अभी भी ऊपर जा सकता है और इसमें आज के दिन 8030 से लेकर 8065 के बीच में जो सप्लाई जोन है उसको टेस्ट करने की एक पॉसिबिलिटीज़ है। और जब तक निफ्टी 7925 7920 सपोर्ट नहीं तोड़ देता है तब तक कोई भी डीप में बाइंग आने की संभावना अभी भी जारी है। थोड़ी सी जो चिंता का बात है वो कि बैंक निफ्टी का कल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहा, तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ी सी ड्रैग का काम कर सकता है। बट ओवरऑल आई स्टिल बिलीव कि निफ्टी एक बार 8065 को क्रॉस करके ऊपर में 8100 के आसपास अगले हफ्ते पहुंच जाएगा। आज के दिन 8030 से 65 ऊपर की टारगेट और नीचे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7950 उससे नीचे जाएगा ऐसा उम्मीद मुझको नहीं है। ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज ही होगा ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। जी देवेन, आपकी सलाह क्या है इस समय विद इन इंडेक्स अगर आपको कहीं पर खरीदारी करनी हो? और कुछ एक स्टॉक्स में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, स्पेशली पोस्ट रिजल्ट्स। आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या रही है, या फिर आपका हाउस कौन से रेकमेंड कर रहे हैं इस समय स्टॉक्स विद इन निफ्टी? विद इन इंडेक्स ब्रैकेट में मिहिर हम जो स्टॉक देख रहे हैं उसके अंदर आई थिंक सम ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक्स आई थिंक दैट वन वुड लाइक टू कंसिडर वुड इंक्लूड रिलायंस। रिलायंस हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इनटू दिस पर्टिकुलर रैली और उसके जो 5 या 6 वर्टिकल्स है, each of these verticals holds significant amount of potential to bring the profit performance for the company in coming 2 to 3 years. And I believe that I think this kind of companies when they are in the formative years and when they start I think growing their profit base, I think उसके साथ में जो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो वो समय पे बढ़ता है तो the return would be accelerated for the investors. This could be probably one of the best time to accumulate such kind of companies like Reliance. Stay invested with a viewpoint of at least 3 years and 4 years. And probably one could get the fantastic amount of return out of these businesses. So मेरा ऐसा मानना है कि I think this is one good opportunity available within the index-based stocks. Along with that, I also consider some of the oil and gas company, and within that, I think PSU oil and gas company, ONGC used to be I think a very decent choice. OFS के हिसाब से मार्केट में जो थोड़ा बहुत ओवरहैंग है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है प्राइस के साथ में, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एंड द थर्ड कंपनी विच यू वांट टू कंसीडर वुड बी कोल इंडिया। आई थिंक दिस इज वन कंपनी विच आई बिलीव दैट आई थिंक कुड गिव in next 5 years time some significant amount of profit performance as well as I think the stock price performance for investors. जी हाँ, चलिए इस बीच एक और खास मेहमान जुड़े हमारे साथ बातचीत करने के लिए, श्री वीके शर्मा। शर्मा साहब नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए अगला 1 साल मंगलमय रहे, जो भी निवेश हो उस पर काफी अच्छी खासी रिटर्न्स मिले जी। आई होप आपने नोट्स जो है वो दीपावली नोट्स जो है अपने क्लाइंट्स को जारी कर दिए हों, उन नोट्स को थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लीजिए शर्मा साहब। जी, आप सभी को, आपके दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि जितना गेन आपने हमारे लिए किया है उससे दुगना, 3 गुना, 4 गुना आपके दर्शकों के लिए हो, ये हमारी इच्छा है। मैं समझता हूं कि ऐसे माहौल के अंदर जबकि बहुत ही क्लैरिटी आ रही है, देश एक बहुत ही मजबूत हाथों में है और मेरे ख्याल से पहले आने वाले एनालिस्ट बहुत बात कर चुके हैं, तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। उसमें सबसे बड़ा पिक जो हम चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को दिलाना लॉन्ग टर्म के लिए, वो है लार्सन एंड टुब्रो। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो मोदी जी करना चाहते हैं, ये सरकार करना चाहती है, बिना L&T के पार्टिसिपेशन के साथ नहीं पूरा होगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों का जो भी 5-6 साल के अंदर जो घटा हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लो डाउन आया है, वो महज इसलिए था कि ऐसे आदमियों को प्रोजेक्ट दे दिए गए थे जिनके अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, टेक्निकल इनकम्पिटेंस थी या फाइनेंशियल उनका पावर नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये एक ऑल्दो
पिछले साल के अंदर कैपिटल गुड्स लार्जेस्ट गेनर था और L&T खुद 50% के ऊपर बढ़ चुका है इस साल भी। फिर भी मैं इस वक्त भी रिकमेंड करता हूं कि कम से कम आने वाले साल के अंदर 25 से 30% की ग्रोथ आप इस लार्सन टुब्रो में देख पाएंगे। जी, इनफैक्ट संजय, आखिरी सवाल होगा आपसे। दीपावली का अवसर है, ऐसे में कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज तो आपको हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करने होंगे। आपकी टॉपिक्स क्या है मार्केट में इस वक्त? देखिए, स्टॉक्स पर ना जाके मैं अगर आपको कहूँ सेक्टर पे, तो हमारे ख्याल से अगर आप IT के स्टॉक्स लें तो वो अगले दिवाली तक भी आपको खुश रखेंगे। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया संजय हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। रजत, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस समय टेक्निकली कुछ एक स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला था पोस्ट नंबर्स, जैसे इन्फोसिस पर हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा था, ये आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है इस समय रजत? इन्फोसिस इन दिनों में एक करेक्शन मोड में था। अभी भी जो कल भी जो ट्रेडिंग हुआ था उसमें कुछ खास मूवमेंट तो नहीं देखा। जब मेरा यही मानना होगा कि 3860 के ऊपर चले तो इन्फोसिस में फिर से एक बार तेजी आएगा, नहीं तो ये इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन जो है, जो कि 3450 से शुरू होके ये जो रिसेंट लो था उसी के आसपास पहुंचने का एक संभावना दिखता है। जी देवेन, आपकी राय ऑटो पे क्या होगी? ये सेक्टर ऐसा रहा जिसने बीते 1.5 साल में तमाम इफ्स एंड बट्स के साथ भी इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न दी है, एक बुरे माहौल में अच्छी रिटर्न दी है। आपकी राय क्या होगी? ऑटो में अभी कितना पैसा बनना बाकी है और आप किन शेयरों पे दाव लगाएंगे? अगेन, मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऑटो को नहीं देखता हूँ। आई थिंक इंडिया की जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ ये समय के अंदर जो हिसाब से आगे बढ़ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो क्षेत्र के अंदर आई थिंक एक शुरुआत गिनी जानी चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से नई 100 सिटीज़ बनाने की बात है, जो हिसाब से नए कॉरिडोर्स बनाने की बात है, जो हिसाब से नए रोड्स बनाने की बात है, आई थिंक ऑटोज विल प्रोबेबली ट्रैवल मच फास्टर एज फार एज आई थिंक दी ग्रोथ इज कंसर्न इन मेनी ऑफ द ऑटो कंपनीज। सो मे बी आई थिंक कंपनी सिलेक्ट करना जरूरी बनता है एट द सेम टाइम, बट मेरा ऐसा मानना है कि विद द लाइकली फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट वुड फर्स्ट टेक द लीड नाउ, एंड उसके अंदर आई थिंक टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड कुड पॉसिबली be considered as a better choice comparatively at this point of time. Along with that, in the two-wheeler space, I think Bajaj Auto once again I think looks very promising, given the kind of उसका जो export का एक अच्छा base है, at the same time domestic economy के अंदर जो हिसाब से festive sales भी देख रहे हैं और जो हिसाब से आगे का growth भी देख रहे हैं, तो Bajaj Auto I think in two-wheeler space could be I think equally an interesting choice. And Maruti remains I think favorable pick because of I think the mass market reach that they have created. So overall, I think auto space looks I think quite convincing, and I think view should be kept for at least next 2 to 3 years for investments. जी, VK शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर शर्मा, आपसे मैं जानना चाहूँगा इस समय जो मिड कैप में फाइनेंशियल सर्विस स्पेस है, उसमें आपकी टॉपिक कौन सी है? पहले बोल चुका हूँ, जो मिड कैप्स हैं उनके अंदर कैपिटल फर्स्ट के ऊपर हमारी नज़र है, और वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट, पहली बात प्रोमोटर्स चेंज हो गए हैं और अब जो प्राइवेट इक्विटी वाले बैठे हैं 72% इक्विटी लेके, और अच्छा मैनेजमेंट मिस्टर वैद्यनाथन आए हैं, और 10,600 करोड़ का जो इनका एसेट बेस है उसको ये बढ़ाना चाहते हैं करीब 25 से 30,000 करोड़ 2019 तक। मैं समझता हूँ कि 19 से 23% तक का रिटर्न किसी भी इन्वेस्टर को इसके अंदर जब बिजनेस CAGR करेगा तो ऑब्वियसली आपको 25% CAGR से बेटर रिटर्न आपको स्टॉक में मिलेंगे। तो ये बहुत ही उम्दा स्टॉक है इस वक्त, पूरा इंटरेस्ट जो कम होंगे उसके ऊपर प्ले है। जी रजत, आज के इस ट्रेडिंग सेशन के लिए 2-3 मिनट बाकी हैं, 2 ट्रेडिंग के नुस्खे बताइए जहां पर धनतेरस ये आज के इस मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा पैसा बन जाए। देखिए, मैं तो एक लार्सन को चुनूंगा जिसमें कि मेरा टारगेट है 1573 से 1589, और इसका स्टॉप लॉस जो है थोड़ी सी स्ट्रेच स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस नहीं करता है तो आप कैरी कर सकेंगे। 1525 का स्टॉप लॉस रखिए। इसके अलावा मैं एमटेक ऑटो, ये ऑटो क्षेत्र से कल जो एक बॉटम आउट होने के सिग्नल दिया है, उसके चलते 162 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 169 to 171 शुड बी योर टारगेट। दीज आर 2 लॉन्ग कॉल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ बेच के ही करना है तो DLF मुझको वीक लग रहा है, उसको 125 के ऊपर स्टॉप लगा के कोई भी इंट्राडे रैली हो तो एक बार बेच लीजिए, और उसमें नीचे 116 से 113 तक जाने की संभावना है। ये काउंटर मुझको बहुत वीक लग रहा है, ऐसा भी इसमें फ्यूचर्स पोजीशन बना के उसको कैरी भी किया जा सकता है।
बिल्कुल। चलिए, इस बीच मार्केट ओपन होने वाला है, 3 मिनट का समय बाकी है मार्केट ओपन होने में, लेकिन विप्रो के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे और विप्रो इंडिकेटिव टिक्स में 4% नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। हमारे साथ अब दीपन मेहता भी जुड़े हैं। दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए और शुभकामनाएं आपको दिवाली की। सबसे पहले चलिए आईटी पर ही आपका व्यू बताइए। विप्रो इज डाउन 4% पोस्ट नंबर्स। विप्रो और आईटी स्पेस क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली और शुभकामनाएं आपको, पूरे जी परिवार को और आप सबके व्यूअर्स को। बेशक आई थिंक आईटी का जो है इस टाइम नतीजे इतने अच्छे नहीं आए। आई थिंक मोर टू डू विद एक्सपेक्टेशंस। जितनी भी आईटी कंपनीज थे, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थे, TCS हो, HCL टेक हो, और although results are generally as per what the company expected, but by and large I think the analysts are expecting the companies to deliver even better. विप्रो की बात करें तो आई थिंक अभी भी जो अंडर परफॉर्मेंस है विप्रो में वो जारी रहती है, एंड ऑल्दो द कंपनी हैज़ मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इम्प्रूव द ग्रोथ रेट्स and at least try and post revenues and profits in line with street and its peer group. They're not able to do so, but I think on the whole it's a great company. But I think more and more investors should now move away from IT and go more into some of the India-centric businesses, because we are seeing a very good performance coming through over there. Our focus could be on banks, could be on cement companies, maybe even pharma if you want some of defensive play over there. वीरेंद्र जी, इस बीच एक और जानकार हमारे साथ मौजूद है, पीके अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दीपावली के अवसर पर। मार्केट ओपन होने वाले से बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि इस दिवाली से अगली दिवाली आपको बाजार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अगला वाला साल जो है वो बाजारों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोमेंटम जो बना है वो आगे जारी रहेगा। अभी फिलहाल करेक्टिव मोड में बाजार जरूर है, लेकिन आप अगली दिवाली की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, अच्छे दिन आने वाले हैं और समय आने वाला है बाजार ओपन होने का। और इस बीच अगर आप देखें आज जिन स्टॉक्स पे हमारी नजर होनी चाहिए, जैसे कि शर्मा साहब ने कहा और रजत ने भी कहा, आज जैसे स्टॉक पे दाव लगाएंगे कैपिटल गुड्स का दिग्गज L&T कहीं ना कहीं सबके रडार पे होगा। और जैसे कि मिहिर ने कुछ देर पहले आपको बताया कि विप्रो अर्निंग्स के बाद डिसअपॉइंटमेंट यहां पे है, स्टॉक काफी कमजोर है, तो नजर रखिएगा, थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही काउंटर खुलेगा। और कुछ स्टॉक जिनमें शायद पुल बैक का दिन हो सकता है, आज FTIL काफी जोरदार पुल बैक देके गया था कल, उस पर एक नजर रखिएगा। और DLF अगर आप देखें आज सुबह इनफैक्ट हमारी बातचीत भी और थी कुछ देर पहले बिग बुल से, उन्होंने कहा कि वाकई अगर आप देखें कुछ डिसअपॉइंटिंग स्टोरी थी बाजार की। ये फिल्म अभिनेत्री काजल अग्रवाल इस वक्त ओपनिंग बेल के लिए इस वक्त अगर आप देखें तो BSE में, और महज अगर आप देखिए 8 सेकंड का समय बाकी है इस वक्त बाजार ओपन होने में। इंडिकेटिव एक्शन जो है खत्म होने वाला है और बाजार ओपन होने वाला है। निफ्टी अगर आप देखिए करीब 8029 के स्तर पे 31 अंक ऊपर, डिसाइसिवली 8000 के ऊपर, और सेंसेक्स लगभग आधा फीसदी ऊपर 116 अंकों के इजाफे के साथ 26,908 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। आइए स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें काफी अच्छी खासी मजबूती इस वक्त बनी हुई है। इस क्रम में सबसे ऊपर ग्रासिम लगभग 1.25% ऊपर 44 रुपए ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 26 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ। उसके बाद एशियन पेंट्स में लगभग 6.25 रुपए की मजबूती है 650 के स्तर पे। हिंडाल्को लगभग 1.5 रुपए ऊपर 150 के स्तर पे। NMDC लगभग 162 के स्तर पे। विप्रो अगर आप देखें लगभग 27 रुपए नीचे 555 के स्तर पे। ओपनिंग बेल यहां पर इस वक्त BSE पे। ऑप्टो सर्किट्स लगभग 40 पैसे ऊपर 19-20 के स्तर पे। FIS निवेशिमा बड़ी है, राइट इशू के जरिए रकम जुटाएगी मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स 7 के स्तर पे। एशियन पेंट्स कैरिस्को पेंट का अधिग्रहण किया गया है लगभग 651 पर 7 रुपए 50 पैसे ऊपर, और बॉन्ड के जरिए रकम जुटाएगी LIC लगभग 343 के स्तर पे लगभग 3 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ। L&T फाइनेंस लगभग 1 रुपए ऊपर 6870 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। और साथ ही साथ ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लगभग 2 रुपए ऊपर 1.5 रुपए के इजाफे के साथ 132 के स्तर पे। इंडिया बुल्स पावर लगभग 13 रुपए के स्तर पे करीब 5% ऊपर लगभग 62 पैसे का इजाफा यहाँ पे। और साथ ही साथ गेमन लगभग 32 के स्तर पे 1 रुपए का इजाफा। ऑप्टो सर्किट्स लगभग 35 पैसे ऊपर 19-15 के स्तर पे। और साथ ही साथ SL प्रोपैक पैकेजिंग कारोबार की कंपनी लगभग 114 के स्तर पे कारोबार करता हुआ इस वक्त जोरदार तरीके के साथ। कुछ काउंटर जहां पे काफी अच्छा खासा मूव है उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, केल इंडिया, टाटा पावर, ग्रासिम, और आज अपस्ट्रीम में ONGC अगर आप देखिए लगभग 402 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। मेटल्स में पुल बैक है, BHL 243 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। और HCL टेक्नोलॉजीज आई थिंक जो शॉकर विप्रो से मिला है उससे थोड़ा सा दूर हटके HCL टेक्नोलॉजीज लगभग आधा फीसदी ऊपर 8 रुपए के इजाफे के साथ 1521 पे कारोबार करता हुआ। और साथ ही साथ SL प्रोपैक लगभग 3 रुपए ऊपर। रजत, कोई ट्रेड आपके जहन में आता है इस वक्त? देखिए, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको L&T का बात किया है, अभी मैं यही बोलूँगा कि BPCL जो है वो 691 पर है, इसमें 689, 687 ये सपोर्ट लेवल के नीचे जब तक नहीं जाता है इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। 697 आपका टारगेट रहेगा इसमें। ये एक काउंटर मुझको समझ में आ रहा है कि आप उसमें लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। जी, इनफैक्ट
चलिए, हमारे साथ देवेन भी बने हुए हैं और दीपन मेहता भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेन, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उस पर आपका व्यू क्या है? फिलहाल आज भी हम देख रहे हैं कुछ एक सीमेंट स्टॉक्स पर अच्छा मुंह देखने को मिला है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट एंड ये कोल में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसका एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलता है सीमेंट स्टॉक्स पर भी। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? सीमेंट मेरे ख्याल से वंस अगेन आई थिंक विद इन द सिक्लिकल लिस्ट आई थिंक द कमोडिटीज सीमेंट वुड बी आई थिंक द प्राइम कमोडिटी, क्योंकि आई थिंक टू रीजंस। वन ऑफ कोर्स वी आर सीइंग द हायर अमाउंट ऑफ ऑफटेक विद द न्यू डिमांड कमिंग अप एंड बिकॉज ऑफ दैट द बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो जो सीमेंट कंपनीज के पास अच्छी कैपेसिटी है उसके लिए सबसे बड़ा न्यूज़ है कि आई थिंक दे विल हैव हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विच विल अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड इनटू द बेटर प्रॉफिट्स। So Ultratech Group and Holcim Group, both these groups I think would have the biggest advantage because they ultimately hold about 40% of India's capacity. मेरा ऐसा मानना है कि सीमेंट के अंदर 3 साल का व्यू लेके चलना चाहिए, ये शुरुआत का समय गिना जाना चाहिए। मे बी आई थिंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑल्सो बिकॉज द एनर्जी प्राइसेज आर कमिंग डाउन, द फीड स्टॉक प्राइसेज आर कमिंग डाउन, so to a greater extent I think that should also help the cement company improving and recording better profitability. So relatively bullish on cement from here on at least for next 3 years. जी, इनफैक्ट शर्मा साहब, आज के सेशन में अगर हम नजर डालें तो आज मिड कैप इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करा है, इसलिए मैं आपसे जो सवाल है मिड कैप इंडेक्स पर लेना चाहूंगी। बीती दिवाली से इस दिवाली तक मिड कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, इनफैक्ट निफ्टी स्टॉक्स से दुगने रिटर्न डिलीवर किए हैं। मिड कैप स्टॉक्स की ये जर्नी क्या अगली दिवाली तक भी कंटिन्यू करेगी? अगर हाँ तो आपके टॉप 5 इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या है मिड कैप स्पेस में? जी, ये तो मिड कैप के हिसाब से हमने कुछ ढूंढा नहीं है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को सर्टेनिटी के हिसाब से ढूंढना चाहिए, लेकिन ये बात तय है, ये अभी आप देखिए कि जो आपने ब्यौरा दिया उसके हिसाब से मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है, स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। मैं ये कहूँगा कि किसी भी रैली को आप उठा के देख लीजिए, मिड कैप ऑलवेज आउट परफॉर्म्स, वो लास्ट में जाके वो ढीला पड़ता है। तो मेरे ख्याल से फिर भी मिड कैप्स का अगर मैं नाम लूँ तो कैपिटल फर्स्ट एक, और दूसरा मैं अपना नाम लेना चाहूँगा हेक्सावेयर आईटी के अंदर, और एक छोटा सा और एक स्टॉक जोड़ूंगा मनप्पुरम फाइनेंस, और फिलहाल ये 3 नाम ध्यान आ रहे हैं जहां पे थोड़ी बहुत हमारी स्टडी है मिड कैप्स के अंदर। जी, चलिए दीपन, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। इस समय 8000 के आसपास हम हैं निफ्टी पे। अगर एक व्यू लेना हो, थोड़ा स्लाइटली आई वुड से ऑप्टिमिस्टिक व्यू, बाय नेक्स्ट दिवाली विल इट बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि निफ्टी 5 डिजिट में होगा यहाँ से? Well, we certainly hope so. पर ये काफ़ी एग्रेसिव टारगेट रहेगा मेरे ख्याल से। आई थिंक इन्वेस्टर्स टू फैक्टर इन अबाउट 15% काइंड ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम नाउ, पर शायद इस साल में एक भारी गिरावट आ सकती है। सो यू हैव टू हैंग इन देयर, और ये जो करेक्शन आएगी कभी भी आ सकती है 10-12% की, तो यू हैव टू कंटिन्यू टू बिल्ड कन्विक्शन इन स्टॉक्स। But on the whole, I think this is a long-term bull market, or one should expect 15 to 17% returns for the next year, and even for 2-3 years thereafter. But it's important कि जो investor है वो अपनी strategy set करे और gradually अपना position, अपने exposure equity में बढ़ाए। I think we are in it for the long term over here. और अगर आप ब्लू चिप शेयर्स खरीदेंगे तो आई थिंक दैट इट्स अ ग्रेट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेक्स्ट 4-5 इयर्स ऑफ एटलीस्ट। दीपन, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा जहां पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काफी ज्यादा है, और वो है फार्मा। बहुत बड़ा प्राइस टच, बहुत बड़ी तेजी, और उसके बाद अर्निंग एक्सपेक्टेशन, उसको देखते हुए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फार्मा में कैसा लगता है? देखिए, फार्मा में व्यू, हमारा व्यू ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी रिस्क भी है वहाँ पर, क्योंकि जो FDA की रिव्यू की वजह से कई बार कंपनीज को प्रॉब्लम आ सकती है। बट ऑन द होल जो अंडरलाइन फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, और जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है यूएस में और अन्य जो डेवलप मार्केट्स में है, तो द एक्सपोर्ट मार्केट्स आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल फॉर फार्मा कंपनीज। सो इन्वेस्टर्स हैव टू ग्रेजुअली डू देयर रिसर्च एंड गेट इनटू गुड फार्मा स्टॉक्स। और एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये भी रह सकती है कि आप बास्केट खरीद सकते हैं 5-7 फार्मा कंपनीज के, मिड कैप और लार्ज कैप, एंड आई थिंक दैट बास्केट ऑफ फार्मा कंपनीज कुड ईजिली आउट परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट्स। और अगर इन एक या 2 कंपनी में शायद कोई इशू भी आ सकता है, तो आई थिंक ग्रोथ एंड रिटर्न्स इन द अदर स्टॉक्स इन द बास्केट may continue to do well. But generally I think pharma investors should be overweight, and no doubt there are risk factors over there, but the larger companies which have got de-risk model जैसे कि Sun Pharma है या फिर Lupin है और फिर डॉक्टर रेड्डीज है, आई थिंक दे आर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे आर एबल टू हैंडल
even all the US FTA related investigations or their inspections, and they're able to manage the regulatory environment also very well. I think investors could look at investing in these shares for the long term. जी देवेन, आखिरी सवाल होगा आपसे। जी बिजनेस ने एक सबसे बड़ा ब्रोकर्स पोल किया जिसमें ज्यादातर ब्रोकर्स का मानना है कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स यहां से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहां भी दो पहलू हैं कि स्ट्रैटेजी क्या प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में बनानी चाहिए या फिर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, क्योंकि अब तक जो नंबर्स आए हैं क्वार्टर 2 में उसमें हमने देखा है पीएनबी पर ग्रॉस एनपी को लेकर कुछ एक दबाव आता हुआ दिखाई दिया, प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखाई दी, हालांकि प्राइवेट बैंक की पिक्चर फिर भी बेहतर रही है। एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी आप क्या रिकमेंड करेंगे? वेल आई थिंक मैं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ज़्यादा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बोथ पीएसयू बैंकिंग एज वेल एज प्राइवेट बैंक के अंदर आई थिंक बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूविंग अलॉन्ग विद द जीडीपी ग्रोथ, आई थिंक द इकोनॉमी एंड द बैंकिंग स्टॉक्स आई थिंक विल ट्रैवल टुगेदर. In fact, I think many of the banking stocks would probably take the lead in building up, I think, the growth momentum into the economy. So मेरा ऐसा मानना है कि I think we will have to consider, I think, the mix of private bank as well as PSU. Within the PSU, my recommendation would be to stay with some of the large-sized banks like State Bank of India, where I see the opportunity is also available because of the book size, and at the same time, at the valuation at which they are available, I see a distinct possibility of re-rating of State Bank of India going forward. So to a greater extent, I think that would be one choice within the PSU basket, and at the same time within the private sector, all 4 or 5 private sector banks, one can systematically invest into the portfolio whenever the market gives opportunity in the corrections. राइट, चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दीपन, जाते जाते आपसे बस एक वन वर्ड आंसर आई नीड। जैसे आपने कहा कि 10,000 निफ्टी पे शायद थोड़ा अग्रेसिव टारगेट हो सकता है बाय नेक्स्ट दिवाली, 9,000 विल बी रीजनेबल? इट्स एनीबॉडीज गेस ओवर हियर। मैं निफ्टी का टारगेट देना नहीं चाहूँगा। ऑन द होल आई फील इट्स अ नाइस लॉन्ग टर्म बुल मार्केट, और करेक्शन पर आप खरीदेंगे तो ज़रूर से फ़ायदेमंद में रहेंगे। ऑलराइट, चलिए दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ रजत के बोस भी बने हुए हैं। रजत, मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, विप्रो अभी भी प्रेशर में है, ऑलमोस्ट 4% नीचे। अगला टारगेट क्या रखना चाहिए विप्रो पर, रजत? विप्रो 540 के आसपास में बहुत अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर टूट नहीं जाए तो वहाँ से फिर ये मुड़ जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। बट विप्रो थोड़ी वीक की नज़र आ रहा है अभी। थोड़ा सा संभाल के ही इसमें ट्रेडिंग या कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो वो सोच के ही करना चाहिए जी। इसके अलावा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल नाम मेरे जहन में आ रहा है और आज अच्छा रुझान भी बना हुआ है, 1% के आसपास की बढ़त है। वीरेंद्र, कल आपने स्टॉक का जिक्र किया था, आज भी अच्छा मूव है, कल भी हमने अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा था। कि ऐसा ही कोई और स्टॉक आपके जहन में आ रहा है जहाँ पे? आई थिंक एक काउंटर जहन में आ रहा है। अगर इनफैक्ट छोटे से ट्रेडिंग सेशन पे आपको एक फोकस करना है, एक स्टॉक देखिए अभी भी। इनफैक्ट मेरी शीट पे जो दीपाली वॉल्यूम जहां पे एक बढ़ते हैं, जहां ट्रेडर्स फोकस कर रहे हैं, एक स्टॉक देखिए दीवान हाउसिंग। अभी इनफैक्ट मेरी स्क्रीन पे ये शॉट आया है, दीवान हाउसिंग को देखिए 370 350 पे अचानक इसमें जोरदार मजबूती बढ़ी है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें डे हाई पर दीवान हाउसिंग 373 पे 85 पे। रजत, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस काउंटर में, क्या लेना चाहिए इस वक्त एक स्विंग ट्रेड के लिए दीवान हाउसिंग में? स्विंग ट्रेड के लिए आप ले सकते हैं। 375 क्रॉस करने से इसका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 382 से 387। वो उसी के चलते अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। बट मेन मूवमेंट इसमें आएगा 389 क्रॉस करने के बाद में, तब ये एकदम ब्लास्ट की तरह ऊपर चल सकता है। जी, चलिए इस बीच देख लेते हैं मिड कैप स्पेस में क्या हो रहा है वीरेंद्र, क्योंकि जो निफ्टी है वो सिर्फ 18 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। करीब आधे % से ज़्यादा का मूव मिड कैप स्पेस में इस समय देखने को मिल रहा है, यानी करीब 70 अंकों की बढ़त। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जिन स्टॉक्स पर है इस समय, इसमें कांसाई नेरोलैक है, इसके अलावा एप्का लैब्स है, साउथ इंडियन बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यूनाइटेड ब्रूअरीज, एबीबी, मैक्स इंडिया, इन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। मिस्टर शर्मा, आपसे मेरा सवाल होगा ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स टेकिंग क्यू फ्रॉम यूनाइटेड ब्रूअरीज। अब जिस तरह की रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के मैनेजमेंट में हुई है, एंड यू नो वेरी वेल, जो ब्रांड पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ है उसके तहत एक्चुअली यूएसएल इज गोइंग टू बी एट एडवांटेज, बिकॉज जो डीआईजीओ की ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी होने वाली है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपका व्यू क्या है, ये पूरी जो चर्निंग हुई है स्टॉक में उसके बाद? मेरे ख्याल से जो लोग इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता, तो उनको डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोविज़न है, ये सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा।
और इनके पास मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ ऐसे काम होते थे पुरानी कंपनी के अंदर, पुराने मैनेजमेंट के तहत, जो अब उभर कर सामने आएंगे। तो काफ़ी कुछ जो पैसा साइफन ऑफ शायद होता होगा वो अब नहीं होगा और बुक्स में दिखाई देगा। तो काफ़ी हद तक जो पी आपको एक्सपेंसिव दिख रहा है वो शायद उतना एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। और वैसे भी जो मार्केट शेयर है उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है। और ये कंज्यूमर बेस्ड, ये इररिस्पेक्टिव कि मार्केट के हालात क्या होते हैं, स्टॉक्स अक्सर अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। कई जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, पीके अग्रवाल हैं, वीके शर्मा है और जद के बोस हैं। मोहरा ट्रेडिंग पर हमारी खास कवरेज जारी, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।